हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का अध्याय 9 और इस अध्याय का नाम है उपसहसंयोजी रसायन। जैसा कि आप पहले प्रश्न में देख रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले अध्याय 9 डाल लेना है और इसके बाद पहला प्रश्न बनाना है कि उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं। और जो इस अध्याय से जो प्रश्न आना है वो 3 नंबर का आना है, जिनमें से आपका एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और एक इसमें विकल्प रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिभाषित रूप में ज़्यादातर पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा कि उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं। ठीक, उपसहसंयोजी रसायन किसे कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं उपसहसंयोजी रसायन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं वो चीज़ समझेंगे कि अकार्बनिक रसायन की वह शाखा। बच्चों इसमें क्या सा होगा, इसमें अकार्बनिक यौगिक होंगे। अकार्बनिक यौगिकों की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम उपसहसंयोजी, ये एक एक्स्ट्रा नहीं लिखना जा, उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अभी उपसहसंयोजी यौगिक आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल ये जो है आपका FeCN का होल 6, ये जो है एक उपसहसंयोजी यौगिक है। ठीक, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इस प्रकार के यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इस शाखा को उपसहसंयोजी रसायन कहते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक धातुओं के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करते हैं। ये जो यौगिक हैं धातुओं के निष्कर्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी बच्चों परिभाषा थी कि उपसहसंयोजी रसायन होता क्या है। जैसा कि पाठ का नाम है, इसमें से 3 नंबर का आना, जिनमें से एक प्रश्न 2 नंबर का और एक 1 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक, विकल्प। तो अब हमारा आता है दूसरा प्रश्न बच्चों, जो कि अपने आप में इसका जो प्रकार है वो इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है पेपरों में पूछ चुके हैं। ठीक, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आणविक या योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। आणविक यौगिक बताना है बच्चे यहाँ पर कि आणविक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं जल में। ठीक, परिभाषा को देखते हैं कि जब 2 अथवा अधिक सामान्य लवण मतलब बच्चों आपने फिटकरी सुना होगा, वो एक सामान्य लवण है। या यहाँ से याद रख सकते हैं कि जिसके जो बड़े बड़े सूत्र से रहते होंगे, आपने देखे होंगे, जैसे कि पोटास एलम फिटकरी है ना, क्रोम एलम, जो क्रोमियम मिला होता है इसलिए क्रोम एलम बोलते हैं, उसमें एल्यूमिनियम होता है इसलिए पोटास एलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 या 2 से अधिक सामान्य लवण को एक निश्चित अनुपात में जल में मिलाकर पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। पहले उनको जल में मिलाते हैं, फिर उनको फिर से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कैसे करते हैं, तो गर्म करते हैं उनको, और पानी जो है, जल जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। जो चीज़ हमें मिल जाती है वो क्रिस्टल रूप में मिलती है। ठीक है, तो क्रिस्टलन किया जाता है, तब एक नए यौगिक क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन क्रिस्टलीय यौगिकों को योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों क्रिस्टलन के बाद जो यौगिक होते हैं वो आपस में सब जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से एक नया क्रिस्टल हमें प्राप्त होता है। और ये इस क्रिस्टल के यौगिकों की संरचना जो है सामान्य लवण से भिन्न होती है। अब क्यों होती है भिन्न, क्योंकि इसमें 2 से अधिक लवण हैं, दोनों आपस में मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पोटेशियम लवण है, एक क्रोमियम सल्फेट का लवण है। इसको हमने क्या मिलाया, पानी में मिला दिया। तो अब ये दोनों सल्फेटों के लवण मिलेंगे तो इनके जो गुण हैं, जो नया लवण बनेगा जो क्रोम एलम, उसके गुण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी भिन्न होंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो योगात्मक यौगिक निम्न 2 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला है द्विक लवण, डबल साल्ट, मतलब जो 2 लवण से मिलकर बनते हैं। और दूसरा है संकुल लवण, या इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट अपने ये इस परिभाषा से द्विक लवण की। तो द्विक लवण क्या होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है बच्चों ये अपने आप में, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और ये अंतर के रूप में भी इसको पूछा गया है। ठीक, तो ऐसे योगात्मक लवण, ये योगात्मक लवण का प्रकार है इसलिए योगात्मक लवण बोलना है।
तो ऐसे ही योगात्मक लवण जो जल में घोले जाने पर, मतलब जब उनको जल में घोलते हैं तो अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब हम इनको जब जल में घोलेंगे तो क्या होंगे, अपने अपने लवण में विभक्त हो जाएंगे, जिससे मिलकर वो बने हैं। जैसे कि ये देखिए फटकरी का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है K2SO4 Al2SO3 और 24H2O। बच्चों यहाँ पर ये आपको Al2SO4 का होल थ्राइज कर लेना है। ये Al2SO4 का होल थ्राइज कोष्टक के बाहर इस प्रकार से, ठीक। इसका सूत्र आप क्या करेंगे, Al2SO4 और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से कर लेना है आपको। Al2 तो लिखा ही हुआ है, SO4 कर लेंगे और SO4 को कोष्टक में लिख के फिर थ्राइज करना है, ठीक। Al2SO4 का होल थ्राइज। ये आपका पोटासेलम यानी फिटकरी का सूत्र है, जो सामान्य फिटकरी होती है। अब होता क्या है, जब इनको विलयन में घोलते हैं तो ये सब अपने अपने अवयव जिससे मिलकर वो बने हैं, जैसे ये पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना है, एल्युमिनियम सल्फेट से मिलकर बना है, 2 सल्फेटों से यानी 2 लवण से मिलकर ही बना है, इसलिए इसको द्विक लवण कह रहे हैं। दूसरी चीज़, जब इनको विलयन में हम घोलेंगे तो ये पोटेशियम सल्फेट में विभक्त हो जाएंगे और एल्युमिनियम सल्फेट में विभक्त हो जाएंगे, अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और इनके जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण किया जा सकता है, मतलब हम इनका अलग अलग सबका आयनों का परीक्षण कर सकते हैं। ये इनकी खास विशेषता होती है, इसी को हमें अच्छे से याद रखना, कभी इनके हम अंतर को समझेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रकार, द्विक लवण के बाद आता है संकुल लवण, या इसी को बोलते हैं उपसंयोजी यौगिक। अब देखिए उपसंयोजी यौगिक में क्या होगा, उपसंयोजी यौगिक में ऐसे योगात्मक लवण जो जल में घोले जाने पर, उसका जस्ट विपरीत है, जल में घोले जाने पर अपने सभी अवयवी घटकों में विभक्त नहीं होते। मतलब इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो ये विभक्त नहीं होंगे, कुछ बच जाएंगे। ऐसे लवण को क्या कहते हैं, संकुल लवण या उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। इनके जलीय विलयन में सभी घटक आयनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है ना, उनमें परीक्षण किया जा सकता था, इनमें घटकों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आपको नहीं शब्द जोड़ लेना है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एक कॉपर सल्फेट CuSO4 और 4NH3, जब इनको हमने दोनों को मिलाया, कॉपर सल्फेट और अमोनिया को, तो उन्होंने एक संकुल लवण बना लिया CuNH3 का होल 4 और कोष्टक के बाहर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO4 2- प्लस के बाद, ठीक। इस प्रकार से कोष्टक बंद करने के बाद आपको प्लस SO4 2- ऐसा लिख लेना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है पूर्णतः आयनित नहीं होते। आप देख रहे हैं कि NH3 जो 4 अणु थे NH3 के, वो चारों के चारों उसमें जुड़ गए हैं, या आयन में नहीं बदले। इस प्रकार से ये जो है संकुल लवण आयनों में विभक्त नहीं होते, इनका परीक्षण नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न। आपको ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उसको लिख लेना है, ये यहाँ पर भी बताया है, इसको भले नहीं लिखें आप, ये एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर SO4 के ऊपर 2- आपको नहीं लिख रहे हैं, इसके ऊपर 2+ चार्ज होंगे संकुल के ऊपर। अब ये लाइन जरूर लिख देना है कि इस यौगिक के जलीय विलयन में ना कॉपर आयन का और ना अमोनिया का परीक्षण किया जा सकता, मतलब किसी का भी परीक्षण हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये संकुल के रूप में है। ऐसे योगात्मक यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक या संकुल लवण कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे दोनों में, इन अंतरों को समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। देखिए द्विक लवणों में सामान्यतः 2 सरल लवण समान आणविक अनुपात में होते हैं, और सरल लवण जितने संकुल यौगिक बनते हैं समान आणविक अनुपात में भी हो सकते और नहीं भी हो सकते। तो ये आपका पहला पॉइंट था। आपको डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे 1-1 नंबर की परिभाषा में याद रखना है, तो आप जरूर नहीं यही पॉइंट लिखें। पहले नंबर पर आप इनकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वे लवण जो अपने आयनों का परीक्षण देते हैं और जो आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक। दूसरा, द्विक लवण जो है वो केवल क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, और संकुल लवण जो है वो क्रिस्टलन और विलयन दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सरल आपको जो है अंतर कर लेना है।
तीसरा पॉइंट है यह आयनिक यौगिक होते हैं और यह आयनिक भी हो सकते हैं और नहीं भी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और उदासीन भी होते हैं। तो दोनों प्रकार, तीनों प्रकार इसके हो सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना है ये। तो आप सरल सरल से जो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें से। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जिससे मिलकर वो बने हैं उन्हीं में वो विभक्त हो जाते हैं, मतलब अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। और यदि संकुल यौगिक विलयन में वियोजित होते हैं तो एक जटिल आयन प्राप्त होता है जो कि मूल आयनों या मात्रा आयनों से बिल्कुल अलग होता है। तो आप इसमें अकेला इसका ये ना लिख के इसके अपोजिट लिख देंगे। तो जलीय विलयन में ये मूल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, ठीक। और द्विक लवणों के जो गुण होते हैं वो मूल यौगिकों के ही समान होते हैं, जैसे पहले थे वैसे उनके गुण बाद में रहेंगे। लेकिन जो जटिल यौगिक होते हैं उनके यौगिकों के गुण मूल सरल यौगिकों से काफ़ी भिन्न होते हैं। और इसके अलावा छठवां पॉइंट है कि द्विक लवण में धातु आयन की सामान्य संयोजकता होती है, सामान्य संयोजकता इनकी होती है, उदाहरण यहाँ पर ये दिया हुआ है। जबकि जो संकुल है, संकुल में धातु आयन की संयोजकता के साथ साथ उनकी विशिष्ट समन्वय संख्या भी होती है। संयोजकता तो होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसकी जो समन्वय संख्या है वो है 6 किसकी, आयरन की। जबकि यहाँ पर आयरन की अगर संयोजकता देखें तो वो है इसकी 2। तो दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें समन्वय संख्या भी होती है और संयोजकता भी होती है। लेकिन इसमें सिर्फ सामान्य संयोजकता होती है, जैसे पोटेशियम के ऊपर 1 चार्ज होता है, मतलब 1 संयोजकता। ऐसी प्रकार एल्युमिनियम के ऊपर 3 संयोजकता होती है इसकी। तो इस प्रकार से इनकी सिर्फ संयोजकता होती है, लेकिन जबकि इसमें समन्वय संख्या भी होती है। अब इसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे परिभाषाओं को, कि निम्न को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर हम उपसंयोजक यौगिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बच्चों आपको ये परिभाषित शब्द कुछ हैं, इनको जरूर आपको पता होना चाहिए कि समन्वय मंडल क्या होता है, केंद्रीय आयन क्या होता है, संलग्न या इसी को लिगेंड बोलते हैं ये क्या होता है, और संकुल क्या होता है। समन्वय मंडल को बच्चों समन्वय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, स्फीयर मतलब क्षेत्र। और इसके बाद एक समन्वय संख्या। इन 5 परिभाषा को चलिए हम समझते हैं। और तो सबसे पहला हमारा कि समन्वय मंडल क्या है। तो अगर आप संकुल में देखें तो इस प्रकार का आपने अभी देखा कि संकुल में जो भी चीज़ लिखी होती है, संकुल में जो भी चीज़ लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल कहते हैं। इस संकुल एक बड़े कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को एक साथ पूरों को, ठीक, क्या कहते हैं, समन्वय मंडल बोलते हैं। तो केंद्रीय, अब ये चीज़ और पता हो कि इस कोष्टक के अंदर लिखा क्या क्या जाता है। तो इसके केंद्र के मतलब जो कोष्टक के अंदर एक तो धातु को लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु, केंद्र में होती है। इसके चारों तरफ से घेरे हुए कुछ ना कुछ तत्व परमाणु होंगे, तो केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए। अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं इसके साथ में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लिगेंड। जैसे कि यहाँ पर इसकी जगह पर मान लीजिए यहाँ पर CN जुड़ा हुआ है इससे, CN 6, तो यहाँ पे 6 अणु इससे जुड़े हैं, इसका मतलब केंद्र ये हुआ, और CN जो है चारों तरफ से घेरे हैं। तो CN कितने घेरे हैं, 6 CN घेरे हुए हैं। तो CN जो है साइनाइड, ये इसका हो जाएगा लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं जो केंद्रीय धातु को देता है, ठीक। तो जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्टक, बड़ा कोष्टक अभी बताया था, बड़े कोष्टक के रूप में लिखते हैं या बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं, जिसे हम उपसंयोजक मंडल या समन्वय मंडल या समन्वय क्षेत्र कहते हैं। यह संपूर्ण भाग एक आयन होता है, मतलब ये अगर भाग को देखें तो ये पूरा भाग क्या होता है, एक आयन होता है, किसी न किसी से जुड़ा रहता है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट केंद्रीय आयन या केंद्रीय धातु। तो धनायन अथवा परमाणु जो एक से अधिक उदासीन अणुओं या आयनों से समन्वित होता है उसे हम केंद्रीय आयन कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये संकुल है, संकुल में जो Fe है, ठीक है, जो Fe है तो ये धनायन होगा या फिर कोई परमाणु होगा जो एक से अधिक उदासीन अणु। अब यहाँ पे इसके बगल में जो अणु थे वो उदासीन हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, उनके साथ वो समन्वित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय आयन कहते हैं। अब इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है परिभाषा लिगेंड की या संलग्नी की। इसको हिंदी में संलग्नी बोलते हैं, इंग्लिश में लिगेंड बोलते हैं। तो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए परमाणु, अणु या आयनों, अब वो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक यौगिक अभी हमने बताया था आपको FeCO का होल 5,
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिगैंड है जो केंद्रीय धातु आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। तो हम ये कह सकते हैं केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए अणु, परमाणु या आयन, अब वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, तो इनकी संख्या को क्या कहते हैं, हम लिगैंड कहते हैं, या परमाणुओं को ही क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा होता है लिगैंड ऐसा लगने कहलाता है। इसके अलावा लिगैंड के संयोजी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉनों का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना आवश्यक है, मतलब उनके पास लिगैंड अगर है तो उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का होना जरूरी है जो केंद्रीय धातु आयन को देता है। तो यहाँ पे कुछ तत्व परमाणु, अणु, आयन दिए हुए हैं जो क्या करते हैं, इनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और केंद्रीय धातु आयन को ये देते हैं। तो अभी ये अपन जब IUPAC नाम सीखेंगे तो ये आपको देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं संकुल। तो संकुल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम समझते हैं कि संकुल एक विद्युत आवेशित आयन है जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है। क्या होता है उसमें आयन में, या तो एक केंद्रीय धातु आयन होता है जो उदासीन अणु विपरीत आवेशित आयनों से, विपरीत आवेशित आयन मतलब वही लिगैंड से उपसर्जनी बंधनों के द्वारा जुड़ा रहता है। संकुल आयन युक्त यौगिक को क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब संकुल 3 प्रकार के होते हैं, कम से कम, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन इसको हम आवेश के आधार पर अगर देखें तो संकुल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका धनायनिक संकुल जिसमें आपको देख रहे हैं वो एग्जाम्पल के रूप में COH2 का होल 6, ऊपर कोष्टक के ऊपर 3+ चार्ज है, यहाँ पर 2+ चार्ज है। तो जब प्लस चार्ज हो संकुल के ऊपर तो वो धनायनिक संकुल कहलाते हैं। सिंपली हम इनको पहचान सकते हैं ऊपर आवेश देखकर। अगर ऊपर आवेश नहीं दिया होगा तो इसके पहले यहाँ पर इस प्रकार से K2 लिख के दे देंगे या कोई भी धनायन दे देंगे आपको करके, जिससे आपको समझ में जाएगा। धनायन की जगह पर आपका जरूरी नहीं है कि पोटेशियम ही हो, पोटेशियम के अलावा वो कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर सोडियम भी हो सकता है Na2, ठीक। तो इसलिए ऐसे 2+ आ गया। अब यहाँ पर अगर K3 होगा इसलिए 3+ आ गया, इनको हटा दो तो इनके ऊपर आवेश आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं इसके ऊपर कौन सा आवेश होगा और कौन सा संकुल होगा। इसी प्रकार हमारा आता है ऋणायनिक संकुल। तो ऋणायनिक संकुल में ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ऋणावेश होगा। तो देख रहे हैं आप FeCN का 6 होल कर ऊपर होल 4-। इस प्रकार COCN का होल 6 ऊपर 3-। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से पहचान सकते हैं ऋणायनिक संकुल क्या होता है। और उदासीन संकुल में आपको बच्चों दिख रहा होगा कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है उदासीन संकुल हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं आगे कि क्या होते हैं उदासीन संकुल, क्या होते हैं धनायन और ऋणायनिक संकुल। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट परिभाषा है वो आती है कि समन्वयन संख्या क्या है। समन्वयन संख्या को उपसय संयोजन संख्या भी कहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है उपसय संयोजन संख्या। तो ये के इतने नाम हैं, कोई से भी नाम से परिभाषा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं कि किसी संकुल आयन में, कोई संकुल आयन है, केंद्र धातु आयन से जुड़े हुए लिगैंडों की संख्या को, तो जितने लिगैंड जुड़े होते हैं, जैसे CN 6 जुड़े थे अभी आपने देखा एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर उसकी समन्वयन संख्या, उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे कि उपसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या कहते हैं किसी संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी हुई लिगैंडों की संख्या, जितने लिगैंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु आयन से, उनकी संख्या को क्या कहते हैं, समन्वय संख्या, उपसंयोजन संख्या कहते हैं। धातु आयन प्रायः 2, 3, 4 और 6 समन्वय संख्या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए K4FeCN6, K4FeCN6 यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या 6 है। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल एटम, इससे आपके कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, 6 CN जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो ये था बच्चों यहाँ पर इसका कि लिगैंड समन्वय संख्या क्या है। आप इस प्रकार से बच्चों यहाँ केंद्रीय धातु आयन की समन्वय संख्या पहचानना सीख गए। आज की वीडियो में बच्चों में इतना ही, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए परिभाषाओं के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।